लेक्चर नंबर 8 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। साथ ही साथ इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई डायपोल है तो उस डायपोल के सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसका भी फॉर्मूला हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ उस डायपोल के सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी डेरिवेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। अब ये जो भी कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो उन क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो इस वीडियो में हम कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होता है, पूरे डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। आपने मैग्नेटिक डायपोल सुना होगा। सो मैग्नेटिक डायपोल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे दो पोल्स है विच आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। उसी तरह इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस, टू चार्जेस हैविंग सेम पोलैरिटी, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी। अगर दो चार्जेस में कंसिडर कर रहा हूं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन जो भी पोलैरिटी है वो अपोजिट है। दोनों के ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये दो चार्जेस इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, अगर वो दोनों का सेपरेशन यहाँ पे किया है तो इस टाइप के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स टू चार्जेस हैविंग सेम magnitude but opposite polarity, they are separated by a small distance, then that system is called as an electric dipole. Okay, so यहाँ पे अब हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये हम जनरली P से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस P is a electric dipole moment and which is a vector quantity, so which is equals to magnitude of the one of the charge multiplied by distance, separation distance between these two। अब ये separation distance जो भी है इसका डायरेक्शन हम नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, यानी इस ये जो भी D वेक्टर है, so it is from negative charge to positive charge, this is the direction of the D। तो जो भी डायपोल मोमेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इस डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दिस डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस। सो दिस P का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस P वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन किया है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया है। अब हम यहाँ पे एक डेरिवेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। सो डायपोल की वजह से उसके सराउंडिंग में कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो हमें इस वीडियो में देखना है। सो फॉर दिस लेट अस कंसिडर दिस डायग्राम। तो यहाँ पे ये डायग्राम हम कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज अ पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस जो भी है वो हम D कंसिडर करते हैं। D इज अ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज। अब यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं हम, पॉइंट इज दैट P। सो P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे दो चार्जेस जो भी कंसिडर कर रहे हैं, देखिए, सो नेगेटिव चार्ज जिस पॉइंट पे रखा है उस पॉइंट को हम A नाम देंगे, पॉजिटिव चार्ज जिस पॉइंट पे हमने रखा है उस पॉइंट को हम B नाम देते हैं। सो A से लेके B तक का डिस्टेंस है स्मॉल d, विच इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस।
अब ये जो भी पॉइंट है, दिस वन इज अ सेंटर पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ओके। और P पॉइंट जो भी है उस सेंटर से R इतने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r इतने डिस्टेंस पे है, ओके। तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो A से लेके P तक हम R2 डिस्टेंस कंसिडर करते हैं और P से लेके B तक हम R1 डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, ओके। तो पॉइंट A पे कौन सा चार्ज रखा है हमने? नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो उसको हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे V2। सो V2 जो भी होगा, सो V2 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस चार्ज है तो Q, वो माइनस में यहाँ पे ले लेता हूँ, अपॉन R1, सॉरी दिस डिस्टेंस इज R2। सो इतना पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, सिर्फ नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको हम V1 कंसिडर करेंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, सो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? R1 इतने डिस्टेंस पे है, ओके। सो यहाँ तक मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट A से लेके यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दिस लाइन PO, ओके। PO लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। अब थोड़ा सोचिए कि यहाँ पे इस केस में A से लेके P तक और P से लेके A डैश तक, ओके। ये दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए ऑलमोस्ट, सो P A डैश। सो ये लाइन का लेंथ और इस लाइन का लेंथ सेम होना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे अगर ये दोनों का लेंथ सेम है तो वी कैन राइट हियर AP इज इक्वल्स टू, अब PA डैश जो भी है, दिस PA डैश विच इज इक्वल्स टू PO प्लस OA डैश। सो PO प्लस OA डैश, ओके। अब एक चीज मैं भूल गया था, मैं रिपीट करके देता हूं। जो पॉइंट हमने यहाँ पे इमेजिन किया, उस पॉइंट से जो भी लाइन हमने ड्रॉ किया अप टू सेंटर, इस पोजीशन वेक्टर ने यानी R वेक्टर ने इस एक्सिस के साथ, AB लाइन के साथ कितना एंगल किया है? दिस एंगल इज अ थीटा। कितना एंगल किया है? थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? A से लेके B तक वो डिस्टेंस है D, ओके। D इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस और A से लेके B तक का डिस्टेंस है। तो A से लेके सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा? इट शुड बी D/2। यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? D/2 होना चाहिए। सो इसके हिसाब से अब देखिए OA का कंपोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन अगर लेता हो और इसने कितना एंगल किया है? यहाँ पे थीटा इतना एंगल किया है, तो OA का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में लेता हो तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? सो दिस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस आएगा OA cos थीटा आएगा, ओके। सो AP इज इक्वल्स टू PO प्लस OA को, OA डैश को हम लिख सकते हैं OA cos थीटा, OA cos थीटा, ओके। अब AP की वैल्यू यानी AP क्या है बेटा? सो यहाँ पे AP जो भी है, सो AP R2 है। सो R2 इज इक्वल्स टू OP कितना है या PO कितना है? इट्स R प्लस OA की वैल्यू कितना है? D/2 इंटू कॉस थीटा, ओके। सो इसी मेथड से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं B से लेके इस लाइन पे, तो ये B डैश आएगा और इसका एक कंपोनेंट अगर मैं इस डायरेक्शन में लेता हूँ, ओके, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा? OB cos थीटा, OB cos थीटा। अब उसी तरह R1 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, दिस R1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? ये R
माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे, तो उसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद ये आएगा d/2 cos थीटा। ओके, सो R1 की वैल्यू मिल चुका है हमें, R2 की वैल्यू मिल चुका है। ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे इस चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना क्रिएट हो रहा था, V2। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना क्रिएट हो रहा था, V1। अब ये दोनों जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहे हैं पॉइंट P पे। ओके, अब पोटेंशियल ये जो भी होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ये भी कुछ पोटेंशियल वहां पे क्रिएट कर रहा है, ये भी पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। तो नेट पोटेंशियल जो भी होगा उस पॉइंट पे, दिस नेट पोटेंशियल इज अ V which is equals to V1 plus V2 which is equals to V1 की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस, अब माइनस इसलिए ले रहे तो प्लस V2 का ऐड करना है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R2। तो क्या कॉमन निकलेगा, सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना कॉमन निकलेगा। सो 1/R1 माइनस 1/R2, ओके, विच इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 की वैल्यू कितना है बेटा, सो R माइनस d/2 cos थीटा, ब्रैकेट में 1/R माइनस d/2 cos थीटा, ओके, माइनस ये वाला माइनस 1/R2, और R2 की वैल्यू कितना है, R प्लस d/2 cos थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम R प्लस d/2 cos थीटा और ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये वैल्यू एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस प्रोडक्ट देखिए। सो R प्लस d/2 cos थीटा, R प्लस d/2 cos थीटा माइनस R माइनस माइनस बिकम अ प्लस d/2 cos थीटा, ओके, अपॉन कितना आएगा, सो a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए। सो दिस इज अ R स्क्वायर माइनस d/2 यानी d स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा। सो इतना वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसल आउट होगा, सो दिस R गेट कैंसल, R गेट कैंसल। सो d/2 cos थीटा है प्लस d/2 cos थीटा है, तो इन दोनों को मिला के ये d cos थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। अब R स्क्वायर है यहाँ पे माइनस d स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सोचिए, d क्या है, इट्स अ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और R क्या है, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल। सो डाइपोल के सेंटर से P का डिस्टेंस है R। तो जनरली R की वैल्यू जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू D, अगर इस कंडीशन को हम कंसिडर करते हैं, ओके। सो R इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू D, अगर ये कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि d स्क्वायर बाय 4, यानी पहली क्वांटिटी ये छोटी है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये जो भी क्वांटिटी है बहुत ही छोटा होगा, ओके। वी कैन इजीली निग्लेक्ट दिस वन, इसको हम इजीली निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको निग्लेक्ट कर दिया तो फाइनल जो भी इक्वेशन आएगा पोटेंशियल का एट पॉइंट P, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो Q अपॉन, या सिर्फ R स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे कितना रिमेनिंग था बेटा, d/2 cos थीटा प्लस d/2 cos थीटा, इट शुड बी इक्वल्स टू d cos थीटा। सो d cos थीटा, ओके। तो ये पोटेंशियल का इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था
कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए Q इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो Q और D इन दोनों की जगह पे हम P लिख सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन हमें जो मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो ये हो गया पोटेंशियल की वैल्यू। ओके, सो कितना पोटेंशियल वहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। इसी फॉर्मूले को, जो भी फाइनल फार्मूला हमारा आया है, उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ। सो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो this is the amount of potential created at that point P, which is at a distance r and makes an angle theta from this dipole. ओके, अब देखिए पोटेंशियल जो भी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड है। एक तो P के ऊपर डिपेंड है, मीन्स डाइपोल मोमेंट कितना है उस डाइपोल का, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सेकंडली डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, यानी आर के ऊपर वो डिपेंड रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि पॉइंट आप कहाँ पे ले रहे हो। ओके, उसके बेसिस पे यहाँ पे दो वेरिएबल्स आएंगे, आर और थीटा, क्योंकि पॉइंट में अगर इस साइड लेता हूँ तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, पॉइंट में अगर इस साइड यहाँ पे लेता हूँ अलॉन्ग द बाइसेक्टर तो थीटा की वैल्यू 90 होगा। अगर पॉइंट में यहाँ पे लेता हूँ अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल तो थीटा की वैल्यू 0 होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जो भी पोटेंशियल है, so this potential is depends on these two parameters, one is a r, second is a theta, अगर उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है तो। ओके, सो कौन से पॉइंट पे आप पॉइंट कहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे पोटेंशियल डिपेंड रहेगा। सो ये इक्वेशन ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। ओके, तो हमने अब तक पोटेंशियल निकाला है डाइपोल का। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ओके, अब सेम सिचुएशन उसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है? सो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है इसी सिचुएशन में। ओके, तो सभी पैरामीटर्स आपको एज इट इज एज रखना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, हमें V की वैल्यू पता है, विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब अगर हमें पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था, कैसा होता है वो इक्वेशन। सो E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, नेगेटिव ऑफ दैट वन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्वेशन हमने बहुत ही डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इसी फॉर्मूले को हमें यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट है, ओके, सो ये जो भी होता है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमारे केस में दो पैरामीटर्स आ रहे थे, हमने अभी डिस्कस किया था। द फर्स्ट पैरामीटर इज द थीटा, ओके, सेकंड पैरामीटर इज आर। क्योंकि आप डाइपोल के सराउंडिंग में किस पॉइंट पे पोजीशन कंसिडर कर रहे हो, ओके, किस पोजीशन में पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, उसी के बेसिस पे थीटा भी चेंज होगा, आर भी चेंज होगा। अब इस चीज को याद रखते हुए यहाँ पे सिचुएशन कैसा है देखिए। यहाँ पे ये पॉइंट ए था हमारा, ये पॉइंट बी था। ओके, सो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था आर। अब यहाँ पे देखिए हम दो डायरेक्शंस कंसिडर करते हैं। सो वन डायरेक्शन इट इज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन,
ओके, रेडियल डायरेक्शन में और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ओके, उसके फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें उस रीजन में पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला में मिल चुका है। ओके, पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड रहता है? आर के ऊपर और थीटा के ऊपर। जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं बहुत ही कंसेप्चुअल है, अच्छी तरह से उसको समझिए। तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल अगर चेंज होता है तो हम उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करते, यहाँ पे कंसिडर करता, ओके, अगर यहाँ पे कंसिडर ना करते हुए अगर मैं वही पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर करता एट ए डी आर डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना, पहले कितना था? आर था। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस डी आर हो जाएगा। अब जब मैं पॉइंट अलोंग रेडियल डायरेक्शन में कहीं पे भी कंसिडर कर रहा हूं, क्या यहां पे थीटा की वैल्यू चेंज हो रहा है? द आंसर इज दैट नो, ओनली द डिस्टेंस चेंजेस, यानी आर की वैल्यू चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? सो अलोंग रेडियल डायरेक्शन में आप कहीं पे भी कंसिडर कीजिए, सिर्फ वहां पे आर की वैल्यू चेंज होगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा। ओके, रेडियल डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वैरी कौन हो रहा है? आर हो रहा है। सो अलोंग दिस डायरेक्शन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा उसको हम ई आर कंसिडर करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग रेडियल डायरेक्शन। सो दिस इज अ ई आर। अ सेकंड, अगर मैं पॉइंट किसी ट्रांसफर डायरेक्शन में लेता हूँ कोई भी पॉइंट, सो पहले पॉइंट यहाँ पे था, अब मैं पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ P2। तो जब मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा तो R की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे R चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज कौन हो रहा है बेटा? पहले एंगल थीटा था, अब एंगल थोड़ा बढ़ गया, थीटा डी थीटा हो गया। सो टोटल एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस डी थीटा। मीन्स जब मैं P से लेके P2 तक जा रहा हूँ, P से लेके P2 की तरफ जा रहा हूँ इन ट्रांसफर डायरेक्शन में, तो उस वक्त यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, R कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो रहा है। ओके, इसे ऐसे सिचुएशन में जो भी ट्रांसफर डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमें मिलेगा उस कंपोनेंट को हम डी थीटा से रिप्रेजेंट, ई थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ई थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो यहाँ से लेके सबसे पहले ट्रांसफर डायरेक्शन देखते हैं। सो ई आर फाइंड आउट करते हैं। अब ई आर कितना होगा? बहुत ही कंसेप्चुअल है, थोड़ा इसको अच्छी तरह से समझिए। सो ई आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इसी फॉर्मूले को, हाँ, डी वी अपॉन ये जो भी है दिस इज अ चेंज इन डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से कहाँ जा रहे बेटा? P से लेके P1 तक। तो इतना डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं हम, P से लेके P1 तक। ओके, सो P से लेके P1 तक डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है? ओनली डी आर इतना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो थीटा में कुछ इफेक्ट हुआ क्या? थीटा कांस्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे देखिए माइनस डी वी बाय डी P1, सो ये डिस्प्लेसमेंट है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब v की वैल्यू पता है, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी डी आर। v की वैल्यू कितना है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आता है यहाँ पे देखिए। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा, क्योंकि थीटा वैरी नहीं हो रहा है जब हम रेडियल डायरेक्शन में जा रहे हैं उस वक्त, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा ये सब कुछ बाहर निकलेगा डेरिवेटिव के। सो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ 1/r स्क्वायर कितना होता है? सो इसका डेरिवेटिव जब लेते हैं तो -2/r³ आएगा। ओके, सो दिस माइनस माइनस बिकम अ प्लस। तो यहाँ पे हमें ई आर की वैल्यू मिल चुका है। सो वैल्यू ऑफ ई आर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे माइनस माइनस बिकम अ प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा यानी 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। सो
यहाँ पे एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग रेडियल डायरेक्शन हमें मिल चुका है। ओके, सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देके रखते हैं। अब यहाँ पे अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देखते हैं। हाँ, जब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ओके, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, उस वक्त कैसा होगा सिचुएशन देखिए। तो यहाँ पे उसको हम ई थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ई थीटा इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन ये जो भी है डिस्प्लेसमेंट है, ओके, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो रहा है, सो p2, सो डिस्प्लेसमेंट है p2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस dv। अब p2 कितना होगा, अगर ये जो भी सबटेंडेड एंगल है, अगर ये d थीटा है और ये रेडियस है r, तो यहाँ से लेके इस r की वैल्यू कितना होना चाहिए, r d थीटा, तो अपॉन p2 की वैल्यू होगा r d थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन r d थीटा, d अपॉन d थीटा इंटू v की वैल्यू कितना है, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या कांस्टेंट निकलेगा, यहाँ पे क्या कांस्टेंट निकलेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p कांस्टेंट निकलेगा और r स्क्वायर भी कांस्टेंट निकलेगा, क्योंकि जब आप ट्रांसफर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त r की वैल्यू सेम है, सिर्फ थीटा की वैल्यू चेंज हो रहा है। ओके, तो सब कुछ बाहर निकलेगा, सिर्फ cos थीटा वह भी रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन r, तो ये वाला r और ये वाला r स्क्वायर, ये हो जाएगा r क्यूब, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, सो p निकल दिया बाहर, हाँ, r स्क्वायर भी आ गया। सो डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ओके, सॉरी, dt ऑफ d थीटा, d अपॉन d थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, ओके। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर इसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आता है, तो उस माइनस और ये माइनस बिकम अ प्लस, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ओके, p इंटू साइन थीटा, p साइन थीटा अपॉन r क्यूब। देखिए सभी टर्म्स आगे कि नहीं आ गए, सो p ले लिया हमने और इसका साइन थीटा आ रहा था, साइन थीटा भी ले लिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और r क्यूब, सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया। तो फाइनल इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है e थीटा का, सो e थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन r क्यूब, अपॉन r क्यूब। सो ये हो गया बेटा e थीटा, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल चुका है अलोंग रेडियल डायरेक्शन, उसको हमने ई आर करके नाम दिया है। अलोंग ट्रांसफर डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ई थीटा। सो दोनों की वैल्यू हमें मिल चुका है। अब दोनों में एंगल कितना है यहाँ पे, सो दोनों में एंगल 90 डिग्री है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा वो हम अब फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सब कुछ स्मूथ है, सभी टर्म्स आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो ई थीटा मिल चुका है, ई आर मिल चुका है, अब हम ई फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ई कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। सो जो भी ई है, सो ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दोनों में एंगल 90 डिग्री है इसलिए, सो ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में ई आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ई थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ओके, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों में से दोनों का स्क्वायर होगा और स्क्वायर रूट के बाहर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन निकलेगा, इसमें p है, इसमें भी p है, वो भी कॉमन निकलेगा, r क्यूब भी कॉमन निकलेगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन
आर क्यूब, इतना टर्म दोनों में से कॉमन निकल चुका है। अब इसमें से क्या बच गया, 2 cos थीटा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर हम लेते हैं तो 2 का स्क्वायर होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचा था तो उसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू आती है 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, p अपॉन r क्यूब। सो इसके जगह पे हाँ, सो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बेटा, सो cos स्क्वायर थीटा थ्री cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो इतना वैल्यू आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये फाइनल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं हम जो भी फाइनल फॉर्मूला मिला है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस फॉर्मूला गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें पोटेंशियल के भी फॉर्मूला मिल चुका है यहाँ पे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P एंड दिस फॉर्मूला गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है ये। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके ऊपर डिपेंड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे थीटा के ऊपर डिपेंड होगा और आर के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, तो ये दोनों की वैल्यूज हमें मिल चुका है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। ओके, सो डायरेक्शन उसका हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड विच मेक्स एन एंगल अल्फा, which makes an angle alpha with respect to the radial component। तो अगर हमें अल्फा फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan of alpha, tan of alpha is equals to क्या होना चाहिए tan of alpha, so it is equals to e theta on the basis of the diagram e theta upon e r। अब e थीटा की वैल्यू कितना है, सो दिस इज द e थीटा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन r क्यूब और e r की वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। अब यहाँ पे दोनों रेशो अगर लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा और r क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। सो e थीटा में क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा यहाँ पे और इसमें क्या बचना चाहिए, सो 2 cos थीटा बचेगा यहाँ पे cos थीटा। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 tan थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू होता है tan थीटा। सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। सो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितना होगा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। सो ये हो गया अल्फा की वैल्यू। यानी जो भी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वहां पे मिल रहा है वो रेडियल कंपोनेंट के साथ कितने एंगल पे है, सो दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा। लगता है कि यहाँ तक आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही कंसेप्चुअल इसको स्टडी किया है। हमारे पास 3 इक्वेशन मिल चुके हैं। द फर्स्ट वन, ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसका फॉर्मूला में मिल चुका है।
एट अ पॉइंट P ड्यू टू डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला में मिल चुका है, इज इक्वल टू 1/4 P अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos थीटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और उसके बाद उस E ने यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये फॉर्मूला दे रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सो वो डायरेक्शन भी मिल रहा है हमें अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल डायरेक्शन एंड इट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा। ओके, तो अब इसको हम थोड़ा अलग अलग केसेस में देखते हैं। ये डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। ओके, इन सभी को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, जो जो अपन ने ड्रॉ किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे। ओके, सो 3 फॉर्मूलेस हमें मिल चुके हैं, इनको भी हटा देता हूँ। सो फर्स्ट फॉर्मूला गिव्स द पोटेंशियल, सेकंड फॉर्मूला गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड फॉर्मूला गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमें पॉइंट जो भी है, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लेना है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे पॉइंट लेना, अब उसको पॉइंट लेना है यहाँ पे। ओके, इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट वो कंसिडर करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट इस पॉइंट पे लेना चाहता है। अगर इस पॉइंट पे इस पोजीशन पे वो पॉइंट कंसिडर कर रहा है P पॉइंट, तो सेंटर से लेके उसका डिस्टेंस जो भी हो जाएगा, ओके, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस r, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है r। अब पहले पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था, उस पॉइंट ने एंगल कितना किया था, थीटा किया था। अब थीटा की वैल्यू कितना होगा बेटा, अब थीटा की वैल्यू होगा 0। ओके, थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो ये जो भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितना होगा, सो अलोंग एक्सिस हम केस 1 कंसिडर करते हैं। केस 1 अलोंग एक्सिस इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो पॉइंट अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं या इस साइड कहीं पे भी ले रहे हैं पॉइंट, तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू जो भी होगा इस साइड में 0 डिग्री आएगा, और इस साइड अगर लेते हो तो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखिए पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा अलोंग द एक्सिस, तो पोटेंशियल की वैल्यू जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos ऑफ 0। cos ऑफ 0 की वैल्यू होता है 1। ओके, cos ऑफ 0 की वैल्यू होता है 1, देयरफॉर cos ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, सो P अपॉन r स्क्वायर। सो इतना पोटेंशियल वहाँ पे क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब, एज इट इज लिखेंगे इसको r क्यूब। अब बेटा cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे इस केस में 1 आ रहा है। अगर थीटा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सो यहाँ पे स्क्वायर उसका अगर करते हैं तो 1 आएगा, 3 + 1 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी पॉइंट पे। ओके, तो इतना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब केस 2 कंसिडर करते हैं। केस 2, अगर किसी स्टूडेंट को लगा कि मुझे पॉइंट न यहाँ लेना है न तो यहाँ लेना है, मुझे पॉइंट इस एक्सिस पे लेना है। ओके, जो एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, वो सेंटर से पास हो रहा है। अब कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, मान के चलिए इस पॉइंट पे कंसिडर किया, तो बेटा थीटा कितना होगा इस केस में, सो थीटा क्या है, सो r ने इस डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल किया है, वो है थीटा। ओके, सो पहले थीटा पॉइंट P यहाँ पे कंसिडर करें तो r ने इस डायपोल के साथ कितना एंगल किया था, थीटा था। तो अब वो अगर हम बाइसेक्टर पे लेते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में जो भी थीटा है इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मीन्स हम पॉइंट कहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं, अलोंग द बाइसेक्टर। ओके, अलोंग द बाइसेक्टर, इस साइड वो 90 डिग्री आता है, इस साइड वो 270 डिग्री आता है, दोनों के लिए वैल्यू सेम आएंगे। ओके, सो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो ऐसे केस में पोटेंशियल की वैल्यू कितना होगा, सो पोटेंशियल जो भी होगा इज इक्वल्स टू
1/4 पी कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है? कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0 होता है। अब ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा। यानी बाइसेक्टर पे डायपोल की वजह से जो भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है किसी भी पॉइंट पे तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा। चाहे आप वो पॉइंट यहाँ पे लीजिए, चाहे पॉइंट यहाँ पे लीजिए, चाहे पॉइंट यहाँ पे लीजिए। ये जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 गया, तो हमेशा याद रखिए कि डायपोल की वजह से अलॉन्ग बाइसेक्टर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो बेटा जैसे ही हम कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे बाइसेक्टर पे, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, +1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, तो ये पूरे टर्म की वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। सो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी भी पॉइंट पे। अगर यहाँ पे लेते हो सो आर की वैल्यू अगर पता है आपको और डायपोल मोमेंट पता है तो आप इजीली ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उस बाइसेक्टर पे प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा? तो इस पॉइंट पे आर की वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आर की वैल्यू 0 हो रहा है तो ई की वैल्यू कितना होगा? थोड़ा सोचिए आप। ओके, सो कमेंट करके बता सकते हो मुझे एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपको देखना है। ओके, सो ई की वैल्यू का बाइसेक्टर पे फॉर्मूला ये होगा 1/4 P/r³। ओके, सो ये होगा। अब अगर अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा की वैल्यू कितना होना चाहिए वो भी देखिएगा। सो अल्फा की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, सो जैसे ही 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? तो मेरे ख्याल से इन्फिनिटी होगा। सो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी यानी tan ऑफ अल्फा इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री हो रहा है, मीन्स पोटेंशियल का जो भी डायरेक्शन होगा टू दिस बाइसेक्टर, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन तो ये आने वाला है रेडियल डायरेक्शन, और रेडियल डायरेक्शन को ये 90 डिग्री कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा ऐसे। सो इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ई एट दिस पॉइंट। सो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और इस डायपोल के रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।